हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडीज क्या होती हैं? अभी तक हम लोगों ने दरअसल में ये समझा है कि अगर पॉइंट चार्ज हमें दे रखा है जिसका साइज एक्चुअल में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स का कलेक्शन हो। जैसे इमेजिन करो, जैसे पेन है, आप ऐसे सोच सकते हो कि ये पेन दरअसल में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाकर बनाया गया होगा। तो अब क्योंकि ये पेन बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स का कलेक्शन है, तो हम इस पेन को एक एक्सटेंडेड बॉडी मान सकते हैं। तो बेसिकली में एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब फिजिक्स में जब भी आप ये वर्ड पढ़ोगे तो मोस्टली यही होता है कि ऐसी पर्टिकुलर बॉडी जो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस का कलेक्शन है या पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो ऐसी बॉडीज को अगर हम चार्ज दे दें, यानी इस पेन को अगर हमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज दे दे, इसके हर पॉइंट पे चार्ज दे दे, तो इसकी वजह से इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। और इसमें दो पर्टिकुलर टाइप हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें एक चार्ज रॉड की निकालनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें एक चार्ज रिंग की निकालनी है। ये हमारे स्कूल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप इन्हें अंडरस्टैंड कर लोगे, इसके पीछे की मैथ को अंडरस्टैंड कर लोगे, तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये भी बड़े आराम से बना ले जाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें एक्सटेंडेड बॉडी की समझनी है, तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ पुरानी चीजें 2 मिनट के अंदर रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली चीज कि अगर हमें एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है उसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट पर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है। तो फटाफट अगर हम ये कैलकुलेट करें, ये फॉर्मूला अगर हम लोग रिवाइज करें, तो अगर मान लो आपको यहां पर ए पॉइंट पर कोई पॉइंट चार्ज रख के दिया हुआ है Q, और इससे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P पर हमें इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, वो आएगा KQ/R²। तो पॉइंट चार्ज की वजह से उससे R डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। अब डायरेक्शन बताने के लिए आप चार्ज के नेचर की हेल्प ले सकते हो। अगर चार्ज पॉजिटिव लिया है तो बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे बाहर की तरफ जाती है। जैसे आपको इस एनिमेशन में दिख रहा है कि ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरो से शो करी जा रही है और ये बाहर की तरफ जा रही है। तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफॉल्ट आप उससे अवे ले लोगे। पर यही चार्ज अगर नेगेटिव होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट और चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होती और चार्ज की तरफ होती। यानी अगर एक नेगेटिव चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो इतना ही आता, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालते टाइम आपको K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लेना है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालोगे तो 9 × 10⁹ आएगी। अब क्योंकि चार्ज K और R इन दोनों केसेस में सेम है, भाई Q का मैग्नीट्यूड प्लस Q जितना यहां पर उतना ही माइनस Q भी है। अगर ये 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम, अगर ये 12 कूलम है तो ये भी 12 कूलम है। तो अगर हमने चार्ज को नहीं बदला तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है। तो इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन में फर्क होगा। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट और चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अवे होती है, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। बस इतना सा फर्क आएगा। तो इस आइडिया से हम लोग पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा हमें आज अपने पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली में ये बोलता है कि अगर आपके पास बहुत सारे डिस्क्रीट चार्जेस हैं, डिस्क्रीट चार्जेस का मतलब क्या, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस हैं जो एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि Q1 से Q2 थोड़ी दूर पर रखा है, Q1 और Q2 के बीच में कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे अगर डिस्क्रीट चार्जेस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इनकी वजह से किसी पर्टिकुलर P पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये कैसे निकालते हैं। तो इसे हम लोग निकालते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से। और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप हर पॉइंट चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो निकालो इंडिविजुअली इस फॉर्मूले से, और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आप वेक्टर फॉर्म में निकालो और सबका वेक्टर सम कर दो। तो
तो P पॉइंट पे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी इन सारे चार्जेस की वजह से। ठीक है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अब इसी पॉइंट को दोबारा से आपके सामने बनाते हुए मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ताकि अगर पहली बार में कान से दिमाग में बात नहीं गई है तो अब कान से दिमाग में भी बात जाए, क्योंकि जितना ज्यादा दिमाग में बात जाएगी उतना ही ज्यादा तुम आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन का तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्यूशन में इस्तेमाल करना है। तो हमने बात ये करी कि अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो निकाल लेंगे। मान लेते Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ रही है, तो हमने E1 निकाल लिया। Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर मान लो E2 आ रही है, तो हमने E2 निकाल लिया। आई होप ये दिख रहा होगा, ज्यादा डार्क है तो शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं अपने कलर चेंज कर ले रहा हूं। Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E3 आएगी, आप वो ले लो। ऐसे ही Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड En आएगी, आप ये ले लो। तो P पॉइंट पर ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर काम कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इन सारे वेक्टर का सम कर दोगे। बस इतनी सी बात होती है डिस्क्रीट चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, आप इन सारे इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम करोगे। अब मेरे बच्चे एक बात समझो, ये दरअसल में अगर मान लो मुझे E1, E2, E3 की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालूंगा, क्योंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 पॉइंट चार्ज की वजह से आई है, जिसके लिए P पॉइंट R1 डिस्टेंस दूर है। तो E1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा K, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 है डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। सिमिलरली मैं E2 अगर निकालूंगा तो E2 का फॉर्मूला अगर मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा K Q2 अपॉन R स्क्वायर या R2 स्क्वायर। सिमिलरली E3 आ जाएगा, E4 आ जाएगा, एंड सो ऑन हम सब निकाल के, अब ये मैग्नीट्यूड आ रहे हैं। अब चार्ज पॉजिटिव है तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे लेना, चार्ज अगर कोई नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन लेना, और सबका वेक्टर सम करके हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब ये जो बात मैं आपको थोड़ा जल्दबाजी में बता रहा हूं, ये पॉइंट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में कवर करे, तो अगर इनमें से कोई भी बात आपको नहीं पता है और आप उसे और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यहां आई बटन पर मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे दूंगा, आप वहां से उससे गो थ्रू हो सकते हो। या फिर अगर मान लो आपको डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलरली पढ़ना है तो आप बस यूट्यूब के सर्च बार में टाइप करना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस बाय केमिस्ट्री कक्षा, तो आपको वो पूरा वीडियो और उस वीडियो से एसोसिएटेड प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहीं से आप उससे गो थ्रू हो सकते हो। लेकिन ये उनके लिए अगर आपने टॉपिक पढ़ा नहीं है तो उस पर कमांड करने के लिए, अगर पढ़ा हुआ है तो हम फटाफट आप आगे बात करते हैं। जो अपने मेन मुद्दे की बात है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस चार्ज की वजह से या एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो एक्सटेंडेड बॉडी पे दरअसल में चार्ज की हेल्प से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहली बात तो एक्सटेंडेड बॉडी को जो चार्ज हम देते हैं उसका एक और नाम होता है, उसे कॉन्टिन्यूअस चार्ज भी बोला जाता है। अब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बोला जाए आप एक एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी की निकालो या कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम की निकालो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी तो हमने समझ लिया क्या होता है। एक्सटेंडेड बॉडी एक ऐसी बॉडी जो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स का कलेक्शन हो। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज के बारे में बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा चार्ज जो लगातार आ रहा है। जैसे यहां पर नोटिस करो, ये सारे चार्जेस लगातार नहीं आ रहे। Q1 और Q2 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, कोई चार्ज नहीं है। Q2 और Q3 के बीच में बहुत बड़ा गैप है, कोई चार्ज नहीं है। एंड सिमिलरली Q3 और Qn के बीच में बहुत बड़ा गैप है, कोई चार्ज नहीं है। तो ये सारे चार्जेस एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन सबके बगल में इमीडिएटली कोई दूसरा चार्ज नहीं है, अच्छे खासे गैप पर है। बट अगर यही गैप नेग्लिजिबल हो जाए, यानी Q2 एकदम Q1 के पास रखा होता, Q3 एकदम Q2 के पास रखा होता, ऐसे बहुत सारे चार्जेस एक दूसरे के अगल बगल रखे होते, उनके बीच में कोई गैप ना होता, तब हम बोलते हैं ऐसे चार्जेस को कॉन्टिन्यूअस चार्ज। उनके नाम से आप समझ सकते हो। तो इसलिए कॉन्टिन्यूअस चार्ज का यहां पर आपके सामने 3 अलग अलग तरह का सिचुएशन में फिगर दिया हुआ है। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई बहुत पतला सा वायर है और इस पतले से वायर में हम ऐसा मान सकते हैं कि पतला सा वायर बहुत छोटे छोटे पॉइंट मासेस से मिलकर बना होगा। तो इन सारे मासेस पर यानी इन सारे पॉइंट्स पर अगर मैं चार्ज दे दूं तो चार्ज लगातार एक के बाद एक आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम है। मान लो हमारे पास वायर की बजाय मेटल की एक शीट है, शीट तो जानते हो ना, पेपर की तरह, ठीक है, जिसमें लेंथ भी होगी ब्रेथ भी होगी, तो वो भी एक एक्सटेंडेड बॉडी है, बहुत सारे पॉइंट मासेस का कलेक्शन हो सकती है। तो इन सब जगहों पर अगर मैं चार्ज दे दूं तो ये भी अपने आप में कॉन्टिन्यूअस चार्ज होगा। ऐसे मान लो अगर आपके पास दरअसल में मेटल की कोई थिक बॉल है, पूरी मेटल की बनी हुई बॉल है अंदर तक, तो उसके पूरे वॉल्यूम में बहुत सारे पॉइंट मासेस होंगे, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होगा। तो उन सारी पॉइंट्स को अगर मैं चार्ज दे दूं तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम हो जाएगा। अब इन तीनों चार्जेस के बड़े स्पेशल नाम होते हैं, नाम को याद रखना, क्योंकि
कई बार कई बार जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपके सामने ये वर्ड आएंगे, ये दरअसल में स्टेटमेंट्स आएंगे, और अगर ये वर्ड्स ये मीनिंग आपको अच्छे से नहीं पता है तो हो सकता है वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो। तो अगर हमने चार्ज कभी भी किसी बॉडी की सिर्फ लेंथ पे दिया है, जिस बॉडी की ब्रेथ और हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है लेंथ के कंपैरिजन में, तो हम ऐसे चार्ज को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसा चार्ज जो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट है या लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट अगर चार्ज मान लो एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक ऐसी बॉडी जिसके लेंथ है ब्रेथ है पर हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि हाइट जीरो होगी, नेग्लिजिबल होगी लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में। जैसे पेपर है, तो पेपर की लेंथ ज्यादा होती है, ब्रेथ ज्यादा होती है, लेकिन उसकी थिकनेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में। तो ऐसी चीज को अगर हमने चार्ज दिया है तो हम ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सरफेस पर बटा हुआ है। ऐसे अगर मान लो कोई बॉडी पूरे की पूरी, उसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, सब कुछ है, मतलब एक सॉलिड बॉडी है वो, कंडेंस, ठीक है, तो ऐसे में उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम लोग बोलेंगे वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह के जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने जाएंगे। अब इन्हीं कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडीज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास आएगी वो हमें निकालना सीखना है। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल अप्रोच की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो एक सिचुएशन लेते हैं कि ये हमारी एक एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है, हम ऐसा मान ले रहे हैं कि ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है और इसको हमने पूरा पूरा चार्ज दे रखा है, ठीक है। पेन का कलर एक मिनट चेंज कर लेते, थोड़ा लाइट कलर है जो आपको दिखाई देगा। ये हमारी एक्सटेंडेड बॉडी है और ये पूरी तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब है इसके हर जगह पर चार्ज है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, एवरीवेयर देयर इज चार्ज ऑन दिस बॉडी। इस बॉडी पर सब जगह चार्ज है। अब बड़ी आड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बॉडी है, अब सब जगह चार्ज है, तो हमें इस बॉडी से थोड़ी दूर पर एक पॉइंट P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम किस तरह की मैथमेटिकल अप्रोच लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो हमने पढ़ा है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो पढ़ा है, दोनों को कंबाइन करके इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कैसे? इमेजिन करो ये हर चार्ज अपने आप में एक पॉइंट चार्ज होगा, है ना। तो यहां पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, इन हर पॉइंट चार्जेस की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं और उसका वेक्टर सम ले लूं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से, तो मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ये मेरी अप्रोच है। देखो एक बात बताता हूं, साइंस में जब आप मोस्टली, खासतौर पर फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो कई बार इंटरलिंक्ड होते हैं, तो कई बार अगला जो टॉपिक होता है उसे सॉल्व करने के लिए हम पुराने किसी टॉपिक की हेल्प लेते हैं। जैसे यहां पर इस सिचुएशन में कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम में या एक्सटेंडेड बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पॉइंट पर हमें निकालनी है दूर, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है उसी की हेल्प लेंगे, क्योंकि हमें अभी वही आता है। अप्रोच क्या रहेगी वो देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं इस पूरी बॉडी पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तो हम लोग अप्रोच ये रखेंगे कि हम इस बॉडी पर एक छोटा सा सेक्शन काटेंगे या छोटा सा पॉइंट काट लेंगे। अब छोटा सा पॉइंट काटा तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, क्योंकि इस बॉडी पर सब जगह चार्ज है, इसके हर पॉइंट पर चार्ज है। तो हमने मान लिया वो चार्ज है dq। तो dq यहां पर हम मान ले रहे हैं ये इस बॉडी पर काटा हुआ एक एलिमेंटल चार्ज है। एलिमेंटल बोलने का मतलब है साइज में बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और अगर साइज में बहुत छोटा है तो इसका मतलब है ये अपने आप में पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। और अगर dq पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा तो P पॉइंट जो कि उससे r डिस्टेंस दूर है, हम P पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, जो कि पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अभी हमने सीखा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। पॉइंट चार्ज से P पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बस अब की बार हमारे पास चार्ज Q होने की बजाय dq है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं एट पॉइंट P, तो क्योंकि चार्ज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटी होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डी बोल रहा हूं, तो इसकी वैल्यू आएगी k, चार्ज का मैग्नीट्यूड है dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है dr, तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब इसका हम लोग वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, वेक्टर चाहो तो r कैप ले लो आप, ताकि ये वेक्टर बन जाए d वेक्टर। तो अब dq की वजह से हमें P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल गया। ऐसे ही dq आप बहुत सारी अलग अलग जगहों पे भी ले सकते हो। लेना मैग्नीट्यूड dq, लेकिन क्योंकि r बदल जाएगा, r दरअसल में चार्ज और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है,
तो चार्ज अगर यहां लोगे तो आर अलग आएगा, यहां लोगे तो अलग आएगा, यहां लोगे तो अलग आएगा। तो आर के बदलने की वजह से डी वेक्टर लगातार बदलता रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड लगातार बदलता रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है तो इन सारे छोटे छोटे इमेजिनरी चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें सम करना होगा। पर क्योंकि यहां पर बहुत सारे चार्जेस है, ऑलमोस्ट इन्फानाइट चार्जेस है, तो इन्फानाइट चार्जेस का सम हम नॉर्मली अलजेब्रा से नहीं कर सकते, यहां पर हमें हेल्प लेनी पड़ेगी कैलकुलस की। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, इस डी को इवेंचुअली इंटीग्रेट कर देंगे मेरे बच्चे, तो इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज बॉडी के लिए या एक्सटेंडेड बॉडी के लिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे यही अप्रोच लगाएंगे। एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज हम अज्यूम करेंगे, उस एलिमेंटल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट, तब जाकर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये हुआ, ये जो एप्लीकेशन है ये दरअसल में पॉइंट चार्ज का एप्लीकेशन है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो उनका हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वेक्टर सम करके निकाली है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है तो हम इस तरह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड सम नहीं कर पाएंगे भाई, ऐसी तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी, तो इनको सम करने के लिए हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये हम अप्रोच लगाएंगे। अब इस अप्रोच को कैसे हमें एग्जीक्यूशन मोड में ले जाना है ये हम लोग एक दो एग्जांपल से सीखते हैं, ताकि हमें आइडिया अच्छे से पता चल जाए कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है। तो हम लोग ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से। अभी तो पहले यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का मतलब समझ लेते हैं। एक ऐसी रॉड जिस पर चार्ज बराबर बराबर इसकी लेंथ पर बटा हुआ है। जैसे मान लो इस पूरे रॉड की लेंथ L है और इस रॉड को हमने जो टोटल चार्ज दिया है वो Q दे रखा है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड का मतलब होता है कि इसकी पूरी लेंथ पर ये जो Q चार्ज है बराबर बराबर बटा हुआ है। बराबर बराबर बटे होने का मतलब क्या कि आप इस चार्ज और इस लेंथ के बीच में दरअसल में यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। कोई भी दो चीजें अगर यूनिफॉर्मली कनेक्टेड एक दूसरे से तो आप उनको सॉल्व करने के लिए हमेशा यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हमने इस पूरी की पूरी चार्ज रॉड को यूनिफॉर्मली चार्ज दे रखा है, यानी बराबर बराबर लेंथ में बराबर बराबर हमने चार्ज बांटा है। अच्छा, मैं लेंथ वर्ड इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक रॉड में लेंथ उसकी ब्रेथ और हाइट से ज्यादा होगी। जैसे पेन है, पेन की लेंथ ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू इसकी ब्रेथ एंड हाइट। तो हम यही बोल रहे हैं कि चार्ज हमने लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट करा है, क्योंकि हाइट और ब्रेथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। चार्ज अपने आप लेंथ पर अगर बांटोगे तो वो हाइट और ब्रेथ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा। अब अगर हम चार्ज और लेंथ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं मेरे बच्चे कि L लेंथ पर टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, L यूनिट लेंथ पर जो रॉड का टोटल चार्ज है वो Q है। तो 1 यूनिट लेंथ पर रॉड का कितना चार्ज हो जाएगा, क्योंकि रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है इसलिए हम यूनिटरी मेथड लगा पा रहे हैं। हमने L पर चार्ज हमें दे रखा है Q, तो 1 पर निकाल लिया कि वो आ जाएगा Q/L। अब हमें चार्ज इस पूरी रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट एन एक्सियल पॉइंट। पहले ये समझ लेते हैं एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है। एक्सियल पॉइंट का मतलब है कि रॉड के एक्सिस से या रॉड के थ्रू जो लाइन जा रही है इसे आप बोलोगे रॉड की एक्सिस। अब रॉड की एक्सिस पर आपने कोई पॉइंट ले लेना है, जैसे मान लो आपने ये पॉइंट ले लिया P पॉइंट, तो P ये हमारे लिए रॉड का एक्सियल पॉइंट है। और मान लेते हैं इस P पॉइंट की रॉड के सबसे क्लोज वाले एंड से, भाई रॉड के दो एंड है, यहां पर एक यहां पर, तो ये एंड रॉड के, ये जो रॉड का एंड है ये P पॉइंट के क्लोज है। रॉड के क्लोज एंड से P पॉइंट की डिस्टेंस R मान लेते हैं, और पूरी रॉड की लेंथ L है, तो अपने आप ये जो एंड होगा ये एंड यहां से कितना दूर हो जाएगा, R+L हो जाएगा। ये बस कैलकुलेशन वाली बातें मैं आपको बता रहा हूं, अभी इन सबकी जरूरत पड़ेगी। अब मुझे एक्चुअल में P पॉइंट पर इस पूरे रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब क्योंकि रॉड बहुत बड़ी है, कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं कि मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं। भाई कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहां तो हमें Q पता है, तो हम सीधे फॉर्मूला लगा दें KQ/R का स्क्वायर। तो हम ये नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है KQ/R² वाला फॉर्मूला ये पॉइंट चार्ज के लिए बना है। अब ये चार्ज तो पूरी रॉड पर बटा हुआ है ना, तो आप एक बात सोचो, रॉड का जो छोटा सा सेक्शन ये होगा, इसकी डिस्टेंस तो आप मान सकते हो P पॉइंट से R है, लेकिन रॉड का वो सेक्शन जो यहां पर है इसकी डिस्टेंस R थोड़ी होगी, इसकी तो कोई रैंडम डिस्टेंस होगी X। तो आप नोटिस करो रॉड के अलग अलग पॉइंट जिन पर चार्ज है उसकी P पॉइंट से डिस्टेंस अलग अलग आ रही है। तो आप सीधे फॉर्मूला KQ/R² नहीं लगा पाओगे,
क्योंकि हर पॉइंट जिस पर चार्ज है उसका डिस्टेंस पी पॉइंट से अलग अलग है। तो यहां पर हमें दरअसल में वही इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे लेंगे वो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, रॉड पे पी पॉइंट से रैंडम एक्स डिस्टेंस दूर हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लिया। ये पॉइंट चार्ज खुद अपना dx लेंथ का होगा, और क्योंकि रॉड की लेंथ पर चार्ज बटा हुआ है तो अगर मैंने रॉड पे dx लेंथ काटी है तो उसका कोई ना कोई चार्ज आएगा dq। हाँ, अब dx में इतना छोटा लूंगा कि dq पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो अगर dq पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा तो हम dq से x डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज की वजह से वो निकाल सकते हैं, क्योंकि dq तो एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। हमने इस रॉड पर बहुत छोटा सा सेक्शन कट करा है। तो अगर मैं एक्चुअल में बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू dq, जो हमने dq चार्ज अज्यूम करा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगी फटाफट देख लो। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटी आने वाली, इसे de बोलेंगे। इसका मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे लेंगे k, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। चार्ज का मैग्नीट्यूड है dq, चार्ज और p पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है x, तो हम x का स्क्वायर कर देंगे। अब क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है तो पॉजिटिव चार्ज की p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे आएगी, तो d की डायरेक्शन मेरे बच्चे ये रहने वाली है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जरा सोचो, अभी तो हमने dq रैंडमली इस पॉइंट पे माना था, हमें तो पूरी रॉड की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हमारी अप्रोच क्या होगी, जैसे dq मैंने x डिस्टेंस दूर माना है ऐसे dq मैं यहां पर भी तो मान सकता हूं। पेन का कलर एक मिनट चेंज कर लेते हैं। यहां पर, तो यहां पर अगर मैंने dq अज्यूम करा लेट से, तो उसकी वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो हम लोग x की जगह क्या लेंगे, r। फिर एक dq इसके ठीक पीछे मान सकते हैं, यानी एक छोटा सा पॉइंट चार्ज यहां मान सकते हैं। अब जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लेते हैं अगर ये थिकनेस dx है तो यह आ जाएगा r प्लस dx। फिर ऐसे ही एक dq इधर मान लेंगे, एक dq इधर मान लेंगे, यानी इस पूरी रॉड को छोटे 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 पॉइंट चार्जेस में हम एक के पीछे एक तोड़ते चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि हर पॉइंट चार्ज की p पॉइंट से डिस्टेंस अलग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बार बार अलग आएगा, उसके लिए बार बार x बदलेगा। भाई देखो, अगर ये पॉइंट चार्ज सबसे पास में इधर होता dq तो x की वैल्यू r होती, और ऐसे यहां पर होता तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाता r प्लस dx, थोड़ा सा और पीछे बढ़ जाता तो r प्लस 2dx, ऐसे बढ़ता चला जाता और बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता, लास्ट में पॉइंट चार्ज आप जो ले सकते हो रॉड के ऊपर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी p पॉइंट पर, वो आप इधर ले सकते हो दूसरे एंड पर। अब ये दूसरे एंड से p पॉइंट कितना दूर हो जाएगा, r प्लस l। तो आपका ये जो x है, जो p पॉइंट से इस dq के बीच की डिस्टेंस है, वो सबसे कम कितनी हो सकती है, r, और सबसे ज्यादा कितनी हो सकती है p पॉइंट से, r प्लस l। अब एक्चुअल में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो बार बार x ही बदलेगा, क्योंकि हम चार्ज तो एक्चुअल में dq ही ले रहे हैं, लेकिन कभी उसे यहां रख रहे हैं, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी उसके पीछे, तो बार बार x बदलेगा। तो x की सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है r, और x की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है जब आप dq को इधर रख दो, वो हो जाएगी r प्लस l, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बदलती जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार बदलेगी, ठीक है, तो हमें अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें इन सारे dq की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम करना होगा, लेकिन वेक्टर सम। तब देखो, पहला वाला dq इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा है, दूसरा वाला dq भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लगाएगा। तीसरा वाला dq जो यहां लेंगे वो भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लगेगी। यानी नोटिस करो, ये सारे dq जो हम रॉड पर कट करने वाले हैं, अपनी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब सेम डायरेक्शन में ही लगाएंगे। तो अगर सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीधे इनको ऐड कर सकते हो, हमें कोई वेक्टर सम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज हो सकते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल में इंटीग्रेट करके निकलेगी। तो मेरे को जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालनी है मेरे बच्चे, क्योंकि सारे वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं, और डायरेक्ट ऐड करने इनफाइनाइट चीजों को तो मैं उन्हें इंटीग्रेट करूंगा। तो मैं डी को इंटीग्रेट करूंगा, लिमिट मेरे को चलानी है, तो लिमिट के लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दरअसल में मुझे पता है कि मेरा जो चार्ज dq है, ये दरअसल में रॉड पे मैंने खुद dx लेंथ पे काटा हुआ है, और मुझे ये पता है कि रॉड की लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और रॉड की 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, q बाई l। तो मैं ये निकालना चाहता हूं इस dq की वैल्यू dx के टर्म में कितनी है, क्योंकि आप नोटिस करो बार बार x बदल रहा है ना, तो लिमिट भी x पर आएगी। अब लिमिट अगर देखो x बार बार कैसे बदल रहा है, भाई dq चार्ज को अगर तुम यहां रखोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी r, फिर ऐसे पीछे 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 करते करते तुम दूसरे एंड पर ले गए तो इस x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक नापोगे तो r प्लस l होगी। तो बार बार हमारी वैल्यू x की बदल रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। तो लिमिट अगर मेरे को x पे डालनी है तो जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो भी x के टर्म में आना चाहिए।
पर मेरा डेरिवेटिव अभी dq के टर्म में आ रहा है, क्योंकि आपको यार कैलकुलस से एक बात याद होनी चाहिए, लिमिट उसी वेरिएबल में लगती है जिसका डेरिवेटिव है। अब लिमिट तो मेरे को पता चल रहा है कि यार x बदल रहा है, तो लिमिट तो x पे आ सकती है, तो मेरे को डेरिवेटिव भी x में चाहिए, तो उसी को सुधार रहे हैं हम, बस डेरिवेटिव लेकर आ जाते हैं अब। तो अब देखो कैसे लाएंगे यार, हमें पता है रॉड की लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रॉड की 1 यूनिट लेंथ का चार्ज q बाई एल है। तो एक बात बताओ, रॉड की अगर मैंने dx यूनिट लेंथ ले ली तो उस पे चार्ज क्या होगा, 1 यूनिट पे चार्ज है q बाई एल, तो dx पे कितना हो जाएगा, dx पे हो जाएगा q बाई एल। भाई अगर 1 पे चार्ज q बाई एल है तो 2 पे कितना होता, q बाई एल का डबल, 3 पे कितना होता, q बाई एल का ट्रिपल, तो dx पे कितना होगा, q बाई एल इंटू dx। और जरा एक बात सोचो, dx यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो q बाई एल dx है, और dx लेंथ का चार्ज ही हम क्या बोल रहे हैं, dq बोल रहे हैं। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे, हम ये बोल सकते हैं कि dq चार्ज दरअसल में आएगा q बाई एल इंटू dx। ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, और ये वैल्यू जैसे यहां पर पुट करेंगे तो डी की वैल्यू बड़े आराम से अपने को बढ़िया से एक मिल जाएगी, वो मैं यहां पर मस्त लिख देता हूं, डी की वैल्यू आ जाएगी। डी क्यू की जगह हम लोग क्या डालने वाले हैं, नोटिस करो, डी क्यू की जगह मेरे बच्चे हम लोग डालने वाले हैं क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, तो ये आएगा के, क्यू बाई एल अगर करेंगे तो एल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले से लिखा है, साथ में डी एक्स। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसी डी को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो इस डी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लोग ये बोल देंगे मेरे बच्चे कि हम लोग पुट कर रहे हैं डी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन अबव इक्वेशन। अच्छा, लिमिट कहां से कहां जा रही है, तो लिमिट r से जा रही है r प्लस एल, तो लिमिट भी लगे हाथ हमने डाल दी। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे देखने में, तो r से r प्लस एल, डी की वैल्यू आ गई के क्यू बाई एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हमने ये वैल्यू रख दी के क्यू बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन का छोटा मोटा कॉन्सेप्ट हमें पता है कि के एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, क्यू रॉड को दिया हुआ टोटल चार्ज है, अब ये बदलेगा नहीं, एल रॉड की टोटल लेंथ है, ये बदलेगी नहीं, तो जो चीजें बदलती नहीं है, जो चीजें कांस्टेंट होती है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगी। तो हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे के क्यू बाई एल को, ले दे के हमारे पास इंटीग्रेशन में बचेगा बस dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गई मेरे बच्चे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बस हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना आता ही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एल जो अपॉन में वो लिख दिया, एक्स स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो एक्स की पावर -2, लिमिट जाएगी r से r प्लस एल। अब यहां से आप लोगों को मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है ये पता होगा कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में कांस्टेंट भी आता है। पर अगर आपको पता है कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो यानी लिमिट लगाकर कर रहे हो, तो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे मेरी फिजिक्स वाली जनता हो, चाहे मैथ वाली जनता हो, सॉरी चाहे मेरी मैथ वाली जनता हो, मतलब फिजिक्स मैंने क्यों बोल दिया, फिजिक्स तो तभी पढ़ रहे हैं, चाहे मेरी मैथ वाली जनता हो, चाहे मेरी बायो वाली जनता हो, दोनों को ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैथ वाली जनता को ज्यादा अच्छे से पता होता है क्योंकि वो इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बायो वाली जनता को भी याद रखना है, इसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आपको इसे अगर परफॉर्म कर रहे हो तो प्लस सी लगाना होता है, फॉर्मुला यही रहेगा। लेकिन अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो जिसमें लिमिट है, फॉर्मुला यही चलेगा, फिर बस सी नहीं लगाना होगा आपको। तो फॉर्मुला अगर हम लोग लगाएंगे तो देखो n की जगह पर यहां पर लिखा है -2, तो अपने फॉर्मुले में भी n की जगह पर हम क्या लिख देंगे -2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू बाई एल, लिमिट में आप n की जगह डाल दो -2, तो x की पावर -2 + 1, -2 + 1 मैंने कहा प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिमिट लिखने की जरूरत है r से r प्लस एल। तो अब आप अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करोगे तो मेरे बच्चे वैल्यू आएगी के क्यू बाई एल, एक्स की पावर आपने -2 + 1 करा तो x की पावर आ जाएगी -1, और डिनोमिनेटर में बचेगा -1, लिमिट जाएगी r से r प्लस एल। तो ये -1 मैं एक्चुअल में बाहर निकाल लेता हूं ब्रैकेट के, क्योंकि अभी मुझे लिमिट भी अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करने में ये सब चीजें झंझट ना दे मेरे को, तो इसलिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं। 1 मिनट देखता हूं मैं अगले पेज पे जगह है मेरे पास, है तो एक काम करते हैं अगले पेज पे ले चल देंगे, इसको आराम से सॉल्व करेंगे। माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस मैंने यहां लगा दिया है। ब्रैकेट के अंदर x की पावर -1 बचा, x की पावर -1 को 1 अपॉन x लिख सकते हैं, और लिमिट आ जाएगी r से r प्लस एल। अब लिमिट कैसे अप्लाई करते हो, x की जगह पे पहले अपर लिमिट डालोगे, फिर लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस कर दोगे।
तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है मेरे बच्चे, उसका फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई एल, माइनस लगा हुआ है तो माइनस भी लगा दिया यहां पर, फिर x की जगह पर अपर लिमिट 1/r प्लस एल, फिर माइनस लोअर लिमिट r। पर क्योंकि माइनस फॉर्मूले में हम बाहर नहीं रखना चाहते, तो पहले काम करते माइनस का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते ताकि आपको नोट्स में हाईलाइटेड दिखाई दे। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस माइनस को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1/r पॉजिटिव हो जाएगा और 1/r प्लस एल नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के एक्सियल किसी पॉइंट पर। तो मुझे उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन की हेल्प कैसे लेनी है और कैसे इंटीग्रेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में अप्लाई हो रहा है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसको समझने में मेरे बच्चे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बाकी आपको पता है के की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। अच्छा, यहां पर एक बात बता दूं, ये जो Q बाई एल है इसे कई बार हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है ऐसा चार्ज जो लेंथ पर यूनिफॉर्मली बटा है। जैसे डेंसिटी आप निकालते हो नॉर्मली, वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो दरअसल में वो मास डेंसिटी होती है। तो क्योंकि मास पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ है, ठीक है, सॉरी वो वॉल्यूम डेंसिटी है क्योंकि वो पूरे वॉल्यूम पर बटी हुआ है मास, तो आप उसे बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम। ऐसी मास अगर मान लो सिर्फ एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप जो डेंसिटी निकालोगे वो आप सरफेस डेंसिटी भी निकाल सकते हो। सरफेस डेंसिटी का मतलब है आप बॉडी के मास को डिवाइड कर दो उसके एरिया से। ऐसी मान लो अगर बहुत पतला सी वायर है, उस पूरे से पतले वायर को आपने मास दिया है और जो मास है वो उसकी लेंथ पर बटा है, तो आप उसके लिए लीनियर डेंसिटी भी निकाल सकते हो। मतलब दरअसल में मेरा बोलने का मतलब यह है कि आप लीनियर डेंसिटी तब निकालते हो जब किसी चीज की ब्रेथ और हाइट बहुत कम हो और जो चीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी लेंथ पर हो। तो ऐसे यहां पर जो हम लोग चार्ज है वो लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि रॉड के लिए ब्रेथ और हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, तो उसकी डेंसिटी अगर हम लोग चार्ज की निकाले तो उसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। और आपको एक बात बता दूं, कई बुक्स में आपको बताया जाता है और कई और भी अच्छी जो बुक्स हैं उनमें इसका सिंबल लिया गया है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल है वो आपको लैम्डा लेके चलना है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हमेशा लैम्डा ही लोगे, बट मोस्टली हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा सिंबल से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें ये बताती है कि टोटल चार्ज कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप उसके हिसाब से निकालो। मतलब टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, वो हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। बाकी सारी वैल्यू आपको पता है कि आर दरअसल में रॉड के क्लोज एंड से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, एल रॉड की टोटल लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ये आ जाएगा। और कैसे हम लोगों ने दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का हेल्प लेकर ये पूरा इंटीग्रेट करके सॉल्व करा है, ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। देखो मेरा इस तरीके से बताने का आपको मेन पर्पस ये है कि आपको एक बात समझ में आए। फिजिक्स में दरअसल में हम लोग जब चीजों को एक के बाद एक पढ़ते चले जाते हैं तो ये सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड होते हैं। और इंटरलिंक्ड होने का मतलब है कि आप जो आगे आने वाला कॉन्सेप्ट है कई बार उसे प्रीवियसली आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। अब ये बताकर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपका थॉट प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, कि आप ये सोचो कि कोई भी नया न्यूमेरिकल अगर आपके सामने आया है तो वो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होगा। अब आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ये सोचना है कि आप कैसे अपनी पढ़ी हुई चीजों को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप रियलाइज करो यहां पर हमने बस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से पूरा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड सॉल्व करा है। बस थोड़ा सा एडवांस अपना दिमाग लगाया कि यार ये पॉइंट चार्जेस तो एक के बाद बहुत सारे आएंगे और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो ये बोलेगा सबको एक साथ ऐड करना है। लेकिन क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट चार्ज होंगे तो हम लोग नॉर्मल एडिशन के बजाय इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब ये चीजें अब आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आएंगे, ये नॉलेज आपके पास जैसे ही आ जाएगी आप नए और अच्छे क्वेश्चन भी बना ले जाओगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अगली चीज जो हमें निकालनी है वो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। अब रिंग में हम लोग दो जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे मेरे बच्चे। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और एक बार इसकी एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पर निकालेंगे। अब सेंटर पे जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उन्हें पता है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अगर है, अगर उस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर पूरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही आएगी। कैसे आती है इसके बारे में भी 2 मिनट के अंदर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, ये मेरे बच्चे तभी अलाउड है अगर रिंग पर
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है, पहली बात तो चार्ज सेम नेचर का ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और सब जगह उसकी क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, नहीं, सब जगह चार्ज बराबर बराबर बटा होना चाहिए और नेचर भी चार्ज का सेम होना चाहिए। अगर मान लो एक रिंग मैंने ली और उसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज ले ली और एक साइड पे नेगेटिव, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। फिर ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ जगह पॉजिटिव है कुछ जगह नेगेटिव है। तो कई बार क्या होता है, बच्चे दरअसल में किसी भी पॉइंट को, किसी भी डेफिनेशन को एक्चुअल में बाय वर्ड पकड़ते नहीं है और इसकी वजह से आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं बनती है और मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स वहीं से होना स्टार्ट हो जाती हैं और यहीं से हमारे नंबर घटना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा बस ध्यान देकर सुनोगे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली ये काम कर ले जाओगे। तो आप नोटिस करो कि अभी ध्यान दे रहे हो, आप मेरी बात से सुन रहे हो ना। मतलब एक होता है बात को कान से सुनना, वो इनवॉलेंटरी एक्शन है। आप कोई भी चीज, कोई भी पर्सन सामने से अगर कुछ बोल रहा है और वहां पर प्रेजेंट हो तो आपके कान में आवाज तो जरूर जाएगी ही जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो दिमाग में जानी चाहिए। वो वॉलेंटरी एक्शन होता है कि आप जो बातें सुन रहे हो उसको दिमाग में एक इमेज बना रहे हो प्रॉपर्ली और वो अपने दिमाग में आप स्टोर कर पा रहे हो। अगर वो रिटेन नहीं कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है भाई, वो वेस्ट हो जाएगी। तो हर एक पॉइंट को जरा डिटेल में समझना, यहां पर क्या बताया जा रहा है आपको। यूनिफॉर्मली क्या होता है उसका मतलब समझो। चार्ज रिंग ली है तो चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का मतलब क्या है कि चार्ज बराबर बराबर बटा होना चाहिए और सेम नेचर का बटा होना चाहिए, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है। क्यों आती है 2 मिनट के अंदर बात कर लेते हैं, 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। देखो इसमें भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को टोटल निकालनी है तो मैं यही तो काम करूंगा, एक मैं छोटा सा एलिमेंटल चार्ज यहां पे ले लूं। मान लो मैंने ये dq चार्ज लिया जिसका खुद का साइज dx है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगी, इधर कहीं आएगी। अब मुझे ऐसे बहुत सारे dq पूरी रिंग पर क्या करने हैं, अज्यूम करने और सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि कैसे आ रहा है, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ऐसे ही सोचो, क्योंकि रिंग एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो उसमें अगर एक पॉजिटिव dq मैंने ऊपर लिया है तो एग्जैक्टली इसके नीचे यहां पर पॉजिटिव dq ले सकते हैं। और इस dq और इस dq की डिस्टेंस सेंटर से तो बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि यार सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस हमेशा r रहने वाली है। अब जरा नोटिस करना, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, इस चार्ज की सेंटर से डिस्टेंस इस चार्ज के सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सेंटर पे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, k dq अपॉन r स्क्वायर। पर नोटिस करो जितना इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उतना ही इस चार्ज की वजह से आएगी। और नोटिस करना ऊपर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नीचे की तरफ बनाई, बट नीचे वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे जाती है। तो इस dq की वजह से जो इस dq के जस्ट नीचे है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर कहीं होगी। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड तो बराबर आएंगे पर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ऐसा आप कहीं पर भी dq चार्ज अज्यूम करो उसकी वजह से भी होगा। जैसे मानो अगर आपने एक dq यहां पर अज्यूम कर लिया तो एक dq आप यहां पर भी अज्यूम कर सकते हो। ऐसे एक dq अगर आपने यहां पे अज्यूम करा तो इसके ठीक डायगोनली यहां पर भी अज्यूम कर सकते हो। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आएगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, आप dq चाहे कहीं पर भी ले लो। तो इसीलिए दरअसल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी अगर आप यहां पर अप्लाई करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफॉल्ट जीरो ही आने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लिए इंटरेस्टिंग आ जाता है सेकंड केस, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गए, ये तो कोई हेडेक ही नहीं है। इंटरेस्टिंग होगा ये केस मेरे बच्चे, बहुत ही गजब है। ये केस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगी। करना क्या है पहले पढ़ लेते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से, लेकिन उसके एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट क्या मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये रिंग आपको दिख रही है, जैसे मान लो एक कड़ा है, एक चूड़ी है, कुछ भी है, तो उसके सेंटर से इस रिंग के परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगी, मैंने जो वर्ड बोले हैं उनका ध्यान से मतलब समझना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक रिंग के लिए एक्सियल पॉइंट कहां पर होगा। तो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं रिंग के लिए एक्सिस क्या होती है। तो एक रिंग के सेंटर से एक ऐसी लाइन पास हो जो दरअसल में रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। रिंग अगर ऐसे रखी है तो नोटिस करो ये जो लाइन है ये रिंग के परपेंडिकुलर रखी है। हमें कैसे पता
यार रिंग की हमने रेडियस बनाई, तो देखो ये लाइन रिंग के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दिख रही है। तो वो लाइन जो रिंग के परपेंडिकुलर जाती है उसके सेंटर से, इसे हम लोग बोलते हैं रिंग की एक्सिस या सर्किल की एक्सिस। और इस एक्सिस पर अगर आपने कोई पॉइंट ले लिया तो ये हो गया मेरे बच्चे एक्सियल पॉइंट। ये P भाई साहब हो गए एक्सियल पॉइंट। अब P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया है। तो अब यूनिफॉर्मली चार्ज होंगे, कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो भाई हमें दरअसल में पॉइंट चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब आएगा। तो वही काम करते हैं, एग्जीक्यूशन मोड पे आते हैं। तो हम लोगों ने दरअसल में इस रिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक छोटा सा DQ चार्ज कट कर लिया, ठीक है। तो अब इस DQ की वजह से अगर मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो देखते हैं कितनी आ रही है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो दरअसल में ये पॉइंट हम O ले लेते हैं। अब O से इस पॉइंट को मान लेते हैं Q। O से Q की डिस्टेंस A है, मतलब A क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक, या A रेडियस ऑफ रिंग। और हमारा जो पॉइंट है वो सर्किल के सेंटर से या रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो अगर ये डिस्टेंस A है, ये x है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से कि भाई अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे बच्चे दिया हुआ है QOP, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस x है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो ये जो r है, r की वैल्यू क्या आएगी, तो भाई r स्क्वायर आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r की वैल्यू आएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो r की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर a रिंग की रेडियस है, ठीक है। तो हमें यह पता चल गया r की वैल्यू कितनी आ रही है। अब जरा ध्यान से समझना, r की वैल्यू क्यों निकाली हमने, पहले मैं आपको ये बता दूं। दरअसल में अगर आपको इस DQ चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको DQ चार्ज और P पॉइंट को सीधे ज्वाइन करने वाली लाइन की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अब इन दोनों को सीधे ज्वाइन करने वाली लाइन R है, मतलब की डिस्टेंस R है, तो हमें R की जरूरत थी, इसलिए हमने R को निकाला। अब R A और X में ही क्यों निकाला, क्योंकि देखो फिजिक्स का या प्रॉब्लम सॉल्व करने का रूल होता है कि प्रॉब्लम में आपको जो इंफॉर्मेशन दी है आपको सारे आंसर उसी इंफॉर्मेशन में निकालने हैं। जैसे हमें रिंग की रेडियस पता है A और रिंग के सेंटर से P पॉइंट की डिस्टेंस पता है X, तो हमें आंसर A और X में बताना होगा। हमें R दिया ही नहीं है, हमें A और X दिया है, तो आंसर A और X में निकालने के लिए हमने R की वैल्यू निकाल ली। अब DQ अगर एक पॉइंट चार्ज है तो मैं आपसे अगर यही बोलूं मेरे बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज DQ, तो मुझे उम्मीद है मेरे हर बच्चे में ये कैपेबिलिटी है कि वो निकाल सकता है इसको, क्योंकि अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी है उससे ही निकालना है। DQ एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड DE अगर आप निकालनी है तो हो जाएगी K, चार्ज का मैग्नीट्यूड DQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो वो वैल्यू मैं यहां पर डाल दूंगा, ये आएगा K DQ अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर करना है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। अब मेरे बच्चे आप लोग काफी ज्यादा समझदार हो, अंडर रूट के ऊपर अगर स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो DE की इवेंचुअल जो वैल्यू आएगी वो आएगी K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस 2 मिनट रुक, फटाफट आंसर आ रहा है, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये उतना लंबा चौड़ा नहीं जाएगा। अब हमें इस DQ की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। अब हमें पता है कि अब इसके आगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना होगा, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। अब DQ एक पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन से अवे जाएगी, तो ये गई हमारी D की इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस DQ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। और मान लेते हैं ये एंगल जो है अगर ये थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये लाइन हमने आगे बढ़ाई इस डायरेक्शन में, ये लाइन हमने आगे बढ़ाई इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा। तो हम DE के 2 कंपोनेंट कर सकते हैं भाई, DE एक वेक्टर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, और वेक्टर का अगर किसी रेफरेंस लाइन से आपको एक एंगल पता है तो आप उसके 2 कंपोनेंट कर सकते हो, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर सकते हो। तो एंगल की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है आपको पता है, आप उसे बोलते हो cos थीटा, तो ये आ जाएगा D cos थीटा, और एंगल से परपेंडिकुलर जो आप कंपोनेंट करोगे वो आ जाएगा sin थीटा। अब आपको रीजन बताता हूं मैंने कंपोनेंट क्यों करवाए, क्योंकि अभी मेरे को लगाना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल,
तो अभी तक तो मैंने सिर्फ एक ही DQ चार्ज माना था, ऐसे ही और मानने पड़ेंगे। और आपको याद होगा जैसे पिछले केस में मैंने करा था कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को समझने के लिए मैंने इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया था सर्किल पे। ऐसा ही कुछ काम यहां पे करेंगे। अगर हमने एक DQ एकदम अपने सर्किल के टॉप पर लिया है तो ऐसा ही एग्जैक्ट एक DQ इसके एकदम बॉटम पे ले लेते हैं। चलो पेन का कलर रेड ले लेते हैं। तो इसके एकदम बॉटम पर अगर मैंने DQ चार्ज लिया मेरे बच्चे, तो ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि ये ठीक हमारे ऊपर वाले DQ के जस्ट अपोजिट है, तो अगर मैं एक्चुअल में P पॉइंट को ज्वाइन करता हूं इस पॉइंट से, ये Q है, इसको Q डैश ले लेते हैं, तो अभी भी ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस X है, तो और ये एंगल 90 डिग्री है, तो भाई आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो ये डिस्टेंस अगर आ रहा है तो ये जो डिस्टेंस हमने निकाली है डॉटेड वाली, ये भी R आ जाएगी। और अगर ये R आ गई तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है इस नीचे वाले DQ की वजह से, उसका मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड DQ है, डिस्टेंस R है, तो यही आना चाहिए मैग्नीट्यूड। बस डायरेक्शन और देख लेते, कहीं ये भी तो कैंसिल आउट नहीं कर रहे। तो हम ये देखते हैं, इस DQ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे जाएगी, तो ये जो DE है इस तरफ जाएगा। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही आएगा। तो इस DE के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, एंगल जहां से हमने मेजर करा उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट करा तो वो एक और आ जाएगा DE cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, वो आ जाएगा DE sin थीटा। तो आप नोटिस करो, ये जो DQ हमने टॉप पर लिया था, ये जो DQ हमने बॉटम पर लिया था, इन दोनों के DE अलग अलग एंगल पर होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ये अलग अलग एंगल पर है, अगर अपोजिट होते तो कैंसिल आउट कर देते, जैसे यहां पर था, ये जस्ट अपोजिट थे तो कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन ये अलग एंगल पर है, अभी ये कैंसिल आउट नहीं कर रहे। लेकिन नोटिस करो, इनका जो DE sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट कर रहा है, पर DE cos थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम ऐसी बुद्धि लगा सकते हैं कि यार अगर हमने दरअसल में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करनी चाहिए इस केस में, तो अगर मैंने इस DQ के जस्ट अपोजिट एक DQ यहां पर लिया है, तो इन दोनों DQ के साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन cos थीटा नहीं कैंसिल कर रहे, cos थीटा वाले ऐड हो रहे हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही चेक करते हैं क्या बाकी DQ के लिए भी होगा, कि मान लो अगर एक DQ यहां ले ले और एक यहां ले ले, तो भाई इसके लिए भी तो सेम ही आएगा, और दोनों के DE cos थीटा सेम डायरेक्शन में आएंगे। तो इसका मतलब है ये फिगर ये बता रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि आपको अगर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना और DQ को रिंग पर अलग अलग जगह पे लेना है, तो रिंग पर लिया हुआ कहीं 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 किसी भी पोजीशन का DQ, सिर्फ उसके cos थीटा वाले कंपोनेंट ही बचेंगे, sin थीटा वाले सारे कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ DE cos थीटा को ही ऐड करना है, तो अगर DE cos थीटा ही सारे ऐड करने हैं तो मतलब DE cos थीटा को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ऐसे कितने सारे DE cos थीटा आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, कोई दो या तीन नहीं है, इनफाइनाइट है। तो हमें सबको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी, हमने अपने थोड़ा सा दिमाग लगाकर निकाल ली कि वो DE cos थीटा का टोटल इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, अच्छा अब फटाफट सारी वैल्यू रखते हैं। तो DE की वैल्यू आई है K DQ अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। cos थीटा और निकालना है, तो cos थीटा मेरे बच्चे एक बात बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकल आएगा ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो हमारा OQP राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर एंगल थीटा है, तो अगर मैं cos थीटा निकालूं तो मेरे प्यारे बच्चों cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए बेस है x, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा x, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब अपने को cos थीटा की जरूरत है, तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू हमने रख दी x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा, छोटा सा करेक्शन कर दूं यार, कि हम लोगों ने जो डिस्टेंस ली थी r, वो दरअसल में a थी ना, और मैंने जब यहाँ पे कॉपी करा है तो गलती से r कॉपी कर दिया है। तो हो सकता है मेरे कुछ बच्चे कमेंट्स में पहले बताने लग गए होंगे कि यहाँ पर a है, थैंक यू फॉर दैट। तो यहाँ पर a कर लेना, तो यहाँ पर भी a आ जाएगा। मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, तो जल्दबाजी कभी कभी टीचर्स के लिए भी नुकसानदेह होती है, ठीक है, और आप भी नहीं बच सकते इससे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की जरूरत होती है। अब फटाफट अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पास ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, और ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है।
सेम बेस पर अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, भाई एक हमें दे रखा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पावर, अगर अंडर रूट है तो उसका मतलब पावर 1/2 होगा। अच्छा, के दरअसल में चेंज नहीं होने वाला, एक्स भी नहीं चेंज होगा। एक्स क्या है, पी पॉइंट की सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर ऑफ रिंग से डिस्टेंस। तो यार एक बार पी पॉइंट अगर हमने फिक्स कर दे तो एक्स नहीं बदलेगा ना, तुम डीक्यू की जगह बदलते रहो, डीक्यू की जगह कहीं पर भी बदलते रहो, उसकी डिस्टेंस पी पॉइंट से सब जगह एक्स आएगी ना, क्योंकि डीक्यू क्या है, सिमेट, भाई डीक्यू दरअसल में रिंग के ऊपर पड़ने वाला फिगर है, और हमें एक्स क्या लेना है, रिंग के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस। तो यार रिंग पे तुम कोई भी पॉइंट चूज करो, क्या उसकी वजह से रिंग के सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ये तो वही रहेगा ना, एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स भी कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप हर वो चीज बाहर निकाल सकते हो जो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा साथ में ए भी नहीं चेंज होगा, एक्स भी नहीं चेंज होगा, तो ये दोनों टर्म भी कांस्टेंट हो गए, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 1। लेकिन अंडर रूट वाले को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या, सिर्फ डी क्यू। अच्छा, डी क्यू को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, डीक्यू को इंटीग्रेट करने का मतलब है कि आप सारे डीक्यू को सम कर रहे हो। इंटीग्रेशन का इवेंचुअली मतलब यही होता है, सबको सम कर रहे हो आप। तो एक बात बताओ, डीक्यू आप ले किस पर रहे थे, रिंग पे ले रहे थे, यानी रिंग पर जितने भी आप अलग अलग डीक्यू लोगे सबका सम करना है। तो यार डीक्यू यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, तो सारे डीक्यू को सम करोगे तो बनेगा क्या, रिंग का टोटल चार्ज बनेगा। तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं मेरे बच्चे कि इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन रिंग। मान लेते हैं कैपिटल क्यू है, तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी है। देखो सेम बेस पर नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 में 1/2 ऐड कर दो। अब मुझे उम्मीद है इतना तो मेरे बच्चों को आता होगा, 1 में 1/2 अगर ऐड करोगे तो 3/2 आने वाला है। तो हम लोग सीधे इसमें एक कॉमन बेस लिखकर पावर क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आ जाएगा वो हम लोग लिख लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास kx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। हमने यहां पर पावर 1, यहां पर पावर 1/2 ऐड कर दी। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू टोटल क्या है, क्यू है, तो हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया क्यू। तो ये मेरे बच्चे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सियल पॉइंट पर, जिस पॉइंट की सेंटर ऑफ रिंग से जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ रिंग, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सेंटर ऑफ रिंग अगर मैंने बोला है तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जानी चाहिए कि हम दरअसल में इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ रिंग से पी पॉइंट की डिस्टेंस अगर एक्स है और रेडियस ऑफ रिंग अगर ए है, तो उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, एक्स है रिंग के सेंटर और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ए है रेडियस ऑफ रिंग, चाहो तो ये आप यहां लिख लो कि ए आपका रेडियस ऑफ रिंग है, x डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग एंड पॉइंट P है, कैपिटल Q चार्ज ऑन रिंग है, बाकी E आपको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक, अब एक्चुअल में इसके अलावा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस फिगर में अगर आप देखो तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x का फंक्शन है। x क्या है, P पॉइंट और सेंटर ऑफ रिंग के बीच के डिस्टेंस। तो आप एक बात सोचो, P पॉइंट को तो आप अपनी मर्जी से आगे पीछे घुमा सकते हो ना, तो आगे पीछे घुमाओगे तो x की वैल्यू बदलेगी। भाई मान लो P पॉइंट अभी सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, अगर आप P पॉइंट को आगे ले जाओ तो हो सकता है 7 सेंटीमीटर दूर हो जाए, पीछे ले जाओ तो हो सकता है 2 सेंटीमीटर दूर हो जाए, तो x की वैल्यू बार बार बदल सकती है। अब फॉर्मूले से ये समझना है, अगर x की वैल्यू बार बार बदलेगी तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ अगर हमें ग्राफ बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा, ये ग्राफ कई बार हमसे पूछा जाता है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के आता है, ठीक है, कि भाई अगर आप दरअसल में x की वैल्यू बढ़ाओगे, यानी आप P पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्किल से अगर दूर ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ी, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये फिर बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे मैक्स आउट होगी, यानी जिस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो आएगा रेडियस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय √2।
रेडियस ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय √2। ये वो पॉइंट है जिस पर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एक्सिस मैक्सिमम आएगा। यानी अगर आप सर्किल के रेडियस के डिवाइडेड बाय √2 पर पॉइंट को ले गए तो उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। ठीक, तो ये इधर वाला ग्राफ क्या बता रहा है? दरअसल में जो पॉइंट है, जरूरी थोड़ी है आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पॉइंट को रिंग के राइट में ही लो, आप ऐसा ही पॉइंट रिंग के लेफ्ट में भी तो ले सकते हो। हाँ, लेकिन लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है ना, तो उसकी डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से तो उल्टा आएगी ना। मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ आ रही है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगी, और लेफ्ट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप नेगेटिव लोगे तो एग्जैक्ट ग्राफ आप कहां बनाओगे? नेगेटिव में बनाओगे। तो इसलिए देखो एग्जैक्ट ग्राफ हमने नेगेटिव में बनाया है। और यहां पर भी अब कोई बच्चा ये मत सोचना कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू आ रही है, नहीं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ही है मेरे बच्चे। बस वो किस डायरेक्शन में है? वो नेगेटिव एक्स में है। मतलब हमारा जो दरअसल में पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालने वाला पॉइंट पॉजिटिव एक्स की बजाय नेगेटिव एक्स में। बस हमें यह समझना है, आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू ही ना। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स आउट कर रही है, ये नेगेटिव तो बस उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन से अपोजिट आने वाली है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो अब बस x की जगह r/2 रख देना अपने फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में x की जगह पर a/2 रखना, क्योंकि हम लोग a लेकर चल रहे थे, तो a/2 रख देना, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी मिल जाएगी। वो भी पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फटाफट एक चीज और देखते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए। तो ऐसे ही सोचो, अगर ये पॉइंट हम मूव कराते 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 ओ पे रख दे, तो एग्जैक्टली ये पॉइंट रिंग के सेंटर पर आ गया। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आनी चाहिए। चेक करते हैं हमारा फॉर्मूला वो ये बात दे रहा है या नहीं। तो एक्चुअल में दे रहा है। कैसे? क्योंकि इस पॉइंट को अगर मूव कराते कराते तुमने सेंटर पे रख दिया, तो इस पॉइंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस x है। ये पॉइंट ही तुम उठाकर अगर x ऊपर ले गए तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर तुमने फॉर्मूले में x की जगह पे 0 डाल दिया, अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। यानी ये फॉर्मूला हमें ये भी बता रहा है कि हाँ भाई, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। दरअसल मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि आपको एक बात समझनी है, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में आपको एक ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आप सेम जो रिजल्ट आया है उसे कई अलग अलग एंगल से भी ऑब्जर्व करो। अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व करने का मतलब ये होता है, या हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमें समझ में आता है यार फिजिक्स कैसे अलग अलग जगह पर इंप्लाई हो रही है, कैसे हम उसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, तभी आप आराम से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाओगे। बाकी इस ग्राफ को भी ध्यान से अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। आज इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दरअसल में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के बारे में। स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई जमकर पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए, जो भी डाउट्स आते रहे जरूर मेरे साथ डिस्कस करते रहिए। मुझ तक रीच आउट करने के लिए सबसे जरूरी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ऐसे वीडियोस अगर आपके पास ऐसे वीडियोस जैसे ही मैं डालता रहूं आप तक सीधे पहुंचते रहे। और मुझ तक रीच आउट करने के लिए सारे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से भी रीच आउट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।